10 प्रश्न कराए थे। चलो 11वां प्रश्न। चलिए ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऐसा सवाल संधारित्र में पढ़ाए थे। इसमें सबका प्रतिरोध 10-10 ओम है, तो आप लोग को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। नहीं बना है 40। चलो देखो, जिससे नहीं बना वो देखो। जैसे कहने का मतलब है कि ये पॉइंट ए से शुरू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नया फिगर बनाते हैं। तो यहाँ से डबल फेज हो गया है, 2 तार हो गया है, और इसी तार में कितने हैं, 2 हैं। तो 2 का मिला के कई गो कर देंगे, 1 गो कर देंगे। तो हमारा फिगर नया कैसा होगा, ये एक रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, परंतु ऊपर हमारा कई गो हो जाएगा, 1, और नीचे भी 1 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो ये भी रहेगा, और यहाँ भी सेम वैसा ही है। तो इसमें भी 2 गो का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 तो है नहीं है। तो अब हम लोग को ये जानना है कि भाई ये हुआ तो कितना हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक का कितना है, 10 ओम है, तो 10-10 मिल के कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा 20 ओम, ये 20 ओम। कैसे हुआ, तो श्रेणी क्रम आरएस में क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ते हैं। ये आपका देखा जाए तो श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, तो इसलिए ये 20 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 20, ये भी 20 ओम, और ये 10 ओम पहले से है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। ठीक है। नया फिगर क्या होगा कि ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में होने की वजह से ये दोनों मिला के कै गो हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस ये रहा,
एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एक ये होगा, और एक ये, और एक ये। ठीक है, पॉइंट बी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है ऊपर गुना होगा और नीचे जोड़, तो ऊपर गुना और नीचे जोड़ दीजिएगा तो 40, तब 20 दूना 40 और 2 से ही कट गया तो 10 ओम। तो ये सब कितना ओम हो जाएगा? 10 ओम। 10 ओम, ये भी कितना? 10 ओम। अब कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम। तो फाइनल एगो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 5 कितना ओम हो जाएगा? 50 ओम। आंसर हो गया। बोलो, बुझा गया? अब बना लेगा सब। चलो इसको नोट करो, और एक और दे रहे हैं, बनाओ। चलिए इसको बनाइए, इसको नोट करके ये वाला बनाइए। तो एकदम वैसे ही मैं ऐसे ही शॉर्ट में बता दूंगा तो हो जाएगा। है देखो, हाई तीनों किस क्रम में होगा? अच्छा, करंट कहाँ से इन किया है? यहाँ से। तो यहाँ से इन किया तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। और इनपुट आउटपुट के बीच में ही देखा जाता है फेज। तो फेज देखना है तो आप देखिए, यहाँ से एक फेज हो गया यहाँ तक, एक फेज यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो कौन सा ये क्रम हुआ? ये पूरा श्रेणी, ये पूरा श्रेणी। और ये दोनों किस क्रम में हुए? समांतर। तो हाई तीनों मिला के एगो हो जाएगा। हाई तीनों मिला करके एगो हो गया। और यहाँ पे पॉइंट ए दे दो, और फिर 1 2 3 4 5, ये पांचों मिला करके एगो। तो पॉइंट आप बीच में दे दीजिए, और ये हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। चलो श्रेणी है तो जोड़ लो, 2 2 4 2 6। हाँ ये श्रेणी है ना, होगा तो 1 2 3 4 5। तो ये कितना ओम? 5 ओम। अब फाइनल आंसर निकालना है तो आरपी निकलेगा, समांतर क्रम है। ऊपर गुना और नीचे जोड़, तो 6 5 30 और 6 5 11, 30/11 ओम। किसका किसका आया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, 30/11 ओम। चलो आगे बढ़े। देखो कहाँ से करंट इन कर रहा है और कहाँ से करंट निकल रहा है, उसी पर ध्यान देना है, और तब सवाल बना पाओगे। ये हो गया ना, हटाए इसको। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 12 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
भारी नहीं है, सब पहले तुम लोग बना चुके हो, खाली संधारित्र की जगह पर प्रतिरोध आया है। चलो ये सवाल बना के दिखाओ सब। इसमें करंट यहाँ से इन कर रहा है पॉइंट ए, और यहाँ से निकल रहा है पॉइंट बी, और ये है 15 ओम, ये है 20 ओम, और ये है 10 ओम, यहाँ तारे से निकला हुआ है। चलिए अब आप लोग इसको बताइए क्या हुआ। देखना ये है तुमको कि करंट कहाँ से इन कर रहा है, कहाँ से आउट, इनपुट कहाँ है, आउटपुट कहाँ है, बस वही दो तो मैंने होता है, और उसी के हिसाब से हम लोग को फेज देखना होता है। दस आया ना, सही है 10। क्यों हुआ भाई, हमारा ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में तार देखेंगे कई गो है, तो देखो इनपुट और आउटपुट के बीच में एगो तार ये हो गया, एक तार ऐसे घूमते हुए, कितना लोगों को लगेगा क्या कि यहाँ से तार दो भाग में बट गया है, लेकिन याद रहे ये कंफ्यूज करने के लिए है, ऐसे में लमरा भी देगा तो कंफ्यूज मत होना, तुम्हें खाली ध्यान कहाँ देना है, कहाँ करंट घुसा है और कहाँ से निकल रहा है, बस वही जगह से पता चलेगा। तो करंट यहाँ से इन किया तो ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ निकाला गया दिखाया गया है, बात बुझाया। तो इसलिए एक ये हो गया और दो ये हो गए, तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी में होंगे, तो श्रेणी में सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो इसका अगर सॉल्यूशन के फिगर का बात करें तो होगा क्या कि एक तो ये रहेगा ही रहेगा, जैसे है ना, ये पॉइंट ए था ना, और ये क्या था पॉइंट बी, ये तो जैसे का तैसे रहेगा, लेकिन ये बात को समझो ये दोनों मिलके कै गो हो जाएगा, एगो, तो ऐसे जुट जाएगा, ऐसे फिगर हो जाएगा। तो आपका ये 15 है और ये कितना 30, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम है। अब समांतर क्रम है तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो 15 गुना 30, नीचे जोड़ हो जाएगा, तो 15 30 45, तो 15 तिया 45, 3 दहिया 30, तो 10 ओम आंसर। बुझाया, अब बना लेगा सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दें। बढ़ाएं इसको, हटाएं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। बनाइए।
9 ओम। और किसी का? बहुत आसान है। देखो भाई 3 गो है ना, ये कै गो हो जाएगा? एक हो जाएगा, बाकी सब जो के त्यों रहेंगे। तो ये एक अगर रेजिस्टेंस हो जा रहा है तो ये श्रेणी क्रम होगा। तो बोलिए जोड़ के कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 1 6, 6 ओम हो गया। 6 ओम हो गया और फिर 3 ओम किस क्रम में होंगे? श्रेणी में होंगे, समांतर। तो समांतर में ऊपर और गुना, ऊपर गुना होगा, नीचे जोड़ होगा। तो बताइए 3 गुना 6 और नीचे क्या हो जाएगा? 9। तो 6 18। तो ये आप देखिए तितरी का 9, 3 कम 3, 3 से 3 गुना 6 कितना ओम हो गया? 2 ओम। अब 2 आया और 4 आया, तो फिर क्या हो जाएगा? 6। ये कौन से क्रम में हो गया? तो फिर 6 और 3 आया तो यही 2 ही ना आएगा। आज जब 2 आएगा तो फिर कौन सा क्रम आ जाएगा? श्रेणी। तो 4 और 2 6 और 6 और 3 9। तो आंसर कितना होगा? 9। बोलो कर लोगे? आंसर तो 9 ओम हो गया। फिगर बनाने आ जाएगा ना? तो इस तरह से इसका आंसर हमारा 9 ओम आएगा फाइनल। ठीक है, तो इसे आप लोग घर से फिगर बना लीजिएगा, आंसर 9 ओम होगा। 14 ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बनाने की जरूरत नहीं है, सही डायरेक्ट आंसर। चलो ये क्वेश्चन बनाओगे सब। बताओ सब बहादुर सब, क्या आंसर होगा इसका? इसमें इतना देर? ये तो बहुत आसान है। 45/2। अच्छा, कैसे? तिरछा गुना करने पर अगर बराबर आए तो वो भी टेस्ट ऑन ब्रिज होता है, तो बीच वाले से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए 60 में 10 से गुना कीजिए 600, और 30 में 20 से गुना कीजिए 600। अगर ऐसा हो तो बीच वाले में तब धारा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए बीच वाले रेजिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। ये रेजिस्टेंस बेकार में है, 40 रहे 50 उससे मतलब नहीं है। तो ये कौन सा क्रम हुआ? श्रेणी। तो 10 और 20 कितना हो गया? 30। और 60 और 30 कितना हो गया? 90। तो ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि हाँ यहाँ पे 30 हो गया और ये कितना हो गया? 90। तो 30 गुना 90 और 30 जोड़ 90 ऐसे हो जाएगा। 30 और 90 जोड़ लेंगे तो 120। तो 0 से 0 कट गया, और ये 3 चौका 12, फिर ये 2 दूना 4, ये 45। तो आंसर हो जाएगा 22.5, यानी 22/2 ओम। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, ये आंसर हो जाएगा। अब बना लेगा सब, ऐसा ही दें तो।
हो गया ये? क्या हुआ? नहीं बुझाया? पीछे क्लास नहीं किए हो क्या अभी टेस्टोन ब्रिज? तो नहीं बुझाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर भी टेस्टोन ब्रिज नहीं पढ़े हो तो ये कैसे समझ में आएगा? पीछे के कला बता चुके हैं, फिर से एक बार अभी फिर थोड़ा देर पहले बताए हैं। क्या बताए हैं? कि तिरछा गुना करेंगे अगर बराबर। अभी टेस्टोन ब्रिज इसी चैप्टर में फिर से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जब हम समझाएं तो तिरछा जब गुना कीजिएगा, चाहे ऐसे देखिए 10/20 का मान कितना आएगा? 1/2। 30/60 का मान कितना आएगा? तो इसको P बोलते हैं, इसको Q, इसको बोलते हैं R और इसको बोलते हैं S। अगर P/Q बराबर क्या हो? R/S, तो बीच में कोई भी प्रतिरोध लगा दो, धारा नहीं बहता है। समझ में आया? क्योंकि इधर का पोटेंशियल यानी विभव जितना होता है वही विभव इधर भी होता है। मतलब अगर 10 वोल्ट इधर है तो 10 वोल्ट इधर भी है। बात बुझाया? और आपसे अगर हम कहें कि करंट कैसे बहता है, करंट बहने के लिए क्या जरूरी है? बताइए। आपको करंट लगे, आपको झटका लगे, इसके लिए क्या जरूरी है? अगर आप कोई तार छू रहे हैं, आपको झटका नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी चीज को छूने से झटका लगे, इसका मतलब क्या? कहा जाता है कि जितना आप कितना हूं कुछ कर लीजिए, लेकिन आप लोगों का सोच वहीं पे रहेगा। मैंने आप लोगों को इतना बढ़िया से करंट के बारे में बताया था कि करंट बहने के लिए क्या जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि दो चीजों के बीच में विभवांतर जरूर रहे, चाहे 1 वोल्ट हो चाहे 10 वोल्ट हो। एक बात बताओ, ये अगर गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? अब ये बताइए कि हम यहाँ छेद कर देंगे, यहाँ पर छेद कर देंगे तो पानी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पे छेद कर देंगे एकदम तल्ली के ठीक सामने, तो यहाँ पे नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो अब आप यहाँ पे समझिए, अगर ऐसा ही सेम टू सेम गिलास हो और उतना ही पानी भरा हुआ, अब होल करके इसमें पाइप लगा दे, नहीं होगा। इसमें पानी खाली रहे तो ये बुझा रहा है कि धारा, पानी इधर जाने का मतलब धारा गया। धारा तब जाएगा जब एगो में भरल है एगो में खाली रहे। बस पानी को विभव कहते हैं। अगर इनमें 10 लीटर पानी है, इसमें 0 लीटर पानी है, छेद करके पाइप से जोड़ देंगे तब पानी इसमें बहने लगेगा। इसी ये 10 लीटर ही विभव है। अगर किसी तार को तुम छू रहे हो तो अगर इसमें 10 वोल्ट है और तुम पृथ्वी पर खड़े हो तो पृथ्वी का वोल्ट कितना होता है? 0। जमीन के टच में हो तुम, जमीन पर खड़ा रहेगा, इस तार को तुम पकड़ देगा, तो तार को जब तुम पकड़ेगा तुम जमीन से सटा हुआ है, तो तुम जमीन से सटा मतलब 0 वोल्ट। ये तार है कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। तो तुम्हारे शरीर से धारा बहेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों बहेगा? क्योंकि यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ कितना है? धारा बहा तबे झटका लगता है। अगर तुम गर्म तार छू रहा है 220 वोल्ट का, तुम जमीन पर खड़ा है, तो जमीन का विभव 0 वोल्ट है पृथ्वी का, तो तुमको झटका कितना वोल्ट का लगेगा? 220 वोल्ट का। मान के चलो तुम शरीर पर, तुम्हारे शरीर पर 10 वोल्ट है और 10 वोल्ट के तारे छू दिए, तो तुमको कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो वही बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज बताए, व्हीटस्टोन ब्रिज ने, व्हीटस्टोन ने बताया कि अगर दो प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल मतलब विभव बराबर होता है। मतलब अगर हई तार 10 वोल्ट के है तो हई तार कै वोल्ट का? 10 वोल्ट का। तो हमें कितनों तार कैसनो लगा दो, इसमें धारा बहेगा कि नहीं बहेगा? धारा जब बहबे नहीं करेगा तो प्रतिरोध लगाने से कोई फायदा है? बुझाया? धारा बहने के लिए क्या जरूरी है? विभवांतर। विभवों में अंतर होना जरूरी है दो तार के बीच। अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगा। झटका क्यों लगता है? क्योंकि हमें विभवांतर की चपेट में हम आ जाते हैं। अगर हम विभव के अंतर 0 हो तो हमें
जैसे कि पृथ्वी का सतह देख लो, पृथ्वी की सतह हर जगह 0 वोल्ट है, तब विभव का अंतर क्या है, 0 है, इसलिए कुछ नहीं होता है। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा मान के चलो 2 आदमी के घर है और दोनों के घर के छत सटल है, समझ में आया। अब दोनों के घर के छत सटा हुआ है, एक पैर तुम यहाँ रख रहे हो, जब तुम इस छत पर रहते हो दोनों पैर रखे हुए हो तो तुमको झटका नहीं लग रहा है, शरीर में कोई करंट नहीं लगा। आज जैसे ही एक पैर इस छत पर और एक पैर इस छत पर, तो तुम्हें झटका लगा, बताओ काहे। काहे कि इस घर का विभव और इस घर का विभव क्या है, अलग अलग है। ऐसा होता है, कोई कोई घर में वायरिंग अपना कराता है तो अर्थिंग जमीन में दे देता है, जब न्यूट्रल के जगह पर जमीन में चाहे छत के एथी में दे देता है, तो 2 गो छत एक दूसरे के संपर्क में हो तो करंट लग जाता है, समझ में आया। कभी कभी ऐसा होता है, तो कुछ लोग को लगता है कि अरे इजाई कैसे हो जा रहा है, दोनों छत पर लात रख रहे हैं तो करंट मार रहा है, इस पर आ रहा है तो नहीं मार रहा है। करंट तभी मारेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, विभवांतर उत्पन्न हो, समझ में आया। चलिए ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए। हम किताबी पढ़ाई यहाँ बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, रियल लाइफ में जो यूज होता है, जो एग्जाम में आएगा आपको या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वही सब चीजों को, मेन चीज को बताते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। चलो ये आंसर निकाल के दिखाओ सर, ये तो बहुत आसान है। बताओ। 16/3, बहुत बढ़िया, अब सीख गया सब। आई देखिए गुना करेंगे, 8 चौका 32, 8 चौका 32 बराबर है, तो बस वही श्रेणी क्रम हो जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा। कितना हो जाएगा, 4 4 16, 8 8 नहीं 4 4 8 और 8 8 16, तो 8 गुना 16, 8 और 16 जोड़ लेंगे 24 और 3 का 24, 16/3 ओम आंसर। उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट अब थोड़ा दूसरे वेराइटी का क्वेश्चन लिखेंगे। 17 नंबर लिखिए, बोले। लिखिए एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है, जिसे मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। जिसे मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो उसकी किसी एक भुजा के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो उसकी किसी एक भुजा के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। एक भुजा के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें।
नहीं बनेगा। आए देखो, एक तार है कितना ओम का, 12 ओम का। तो मान के चलो कि ये हमारा तार हो गया और इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। इसे मोड़ करके हम लोग किस चीज बना रहे, क्या बना रहे हैं, चलिए मोड़ करके हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक, तो ये त्रिभुज का ये जो तार है वो कितने भागों में बट गया, 3 भागों में। क्या इसे हम कहीं पे खींच करके बड़ा किए हैं या छोटा? अगर हम इसको खींच के इसकी लंबाई को बड़ा कर देंगे तो 12 ओम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, पर हम लंबाई बढ़ाए नहीं, सिंपल मोड़ दिए हैं और मोड़ करके हम 3 बराबर भाग में बांट के समबाहु त्रिभुज बना दिए। आपके हिसाब से इन तीनों का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 12 12 12 होना चाहिए या फिर 4 4 4 होना चाहिए? यस, इसका प्रतिरोध 4 4 हो जाएगा। तो ये 4 ओम हो जाएगा, ये भी 4 ओम हो जाएगा और ये भी 4 ओम हो जाएगा। बात बुझाया? अब किसी एक भुजा, तो मान के चलो कि इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी, तो ए एक भुजा ए बी हो गया, चाहते तो इसको भी मान सकते थे। अब एक भुजा के अनुदिश हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो सभी बच्चे बताए, अगर इसके अनुदिश निकालना है तो करंट यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट होगा। तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो बोलिए ये दोनों किस क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका नया फिगर जो बनेगा वो ये देखिए, ये ए रहेगा और ये क्या रहेगा, बी। लेकिन एक वायर ऐसे हो जाएगा, समझ में आई, इन दोनों का प्रतिरोध, एक वायर इधर हो जाएगा। तो ये 4 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम, और ये कितना ओम, 4 ओम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आरपी निकालेंगे तो ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे जोड़, तो 8 4 12, तो 4 3 12, आंसर 8/3 ओम। बोलो ऐसा सवाल भी बनाने आ जाएगा? चलो इसको नोट करो और एक बनाओ। हो गया? बोले क्वेश्चन बोले, लिखिए। एक सीधा तार है जिसका प्रतिरोध 12 ओम है। एक सीधा तार है जिसका प्रतिरोध 12 ओम है। एक सीधा तार है जिसका प्रतिरोध 12 ओम है। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग बनाया जाता है। तो इसे इसके विकर्ण के अनुदिश, तो इसके विकर्ण के अनुदिश, तो इसके विकर्ण के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। विकर्ण के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। बताइए, आंसर बताइए।
कितना? 3 ओम। हाँ 3 ओम बिल्कुल सही, 3 ओम होगा। देखिए तार सीधा है, प्रतिरोध 12 ओम है, तो जब आप इसे वर्ग बनाइएगा तो ऐसे वर्ग बन जाएगा। 12 ओम है तो कितना कितना? 3 ओम, 3 ओम ये भी हो जाएगा, क्योंकि सीधा जो तार था इसका 12 ओम था। अब बाबू लोग ये बताइए क्या करना है इसमें। विकर्ण, आप नया तार तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि तार जितना भी बड़ा है उसका क्या बना दिया गया है? वर्ग। तो इसलिए विकर्ण के अनुदिश बोल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इनपुट एगो विकर्ण अगर ऐसा होता, अगर विकर्ण होता तो इनपुट यहाँ दिया जाता और आउटपुट यहाँ पर। समझ में आया? ऐसा नहीं कि अलग से तार जोड़ना है। पॉइंट ए हमारा ये हो गया और पॉइंट बी ये हो गया, तो ये दोनों किस क्रम में हुए? श्रेणी। तो आपका क्या होगा? यहाँ पर एक प्रतिरोध हो जाएगा और एक प्रतिरोध यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका जैस का तस रहेगा ए और बी। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? 6 ओम। ये भी कितने? 6 ओम। फिर समांतर क्रम है तो ऊपर गुना हो जाएगा और नीचे जोड़, तो 12, तो 6 दूना 12, 2 3 6, तो कितना आंसर हो जाएगा? 3 ओम। ये आरपी का वैल्यू। समझ में आया? चलिए एक और सवाल बनाइए। बोले। 7 मीटर त्रिज्या वाले, 7 मीटर त्रिज्या वाले, 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार, 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार का प्रतिरोध 44 ओम है। एक वृत्ताकार तार का प्रतिरोध 44 ओम है। वृत्ताकार तार का प्रतिरोध 44 ओम है। तो उसके व्यास के अनुदिश, तो उसके व्यास के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो उसके व्यास के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। व्यास के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ये तो आसान है। 11। तार कैसा है? वृत्ताकार। व्यास मान के चलो कि यहाँ से ऐसे व्यास अगर होगा ये, तो आप नया तार तो इसमें जोड़ नहीं सकते, व्यास ऐसे ही बीच में ना होगा, तो एक आउटपुट इधर दे देना है, इनपुट इधर दे देना है, तो हमारा पॉइंट ए यहाँ हो जाएगा, पॉइंट बी। तार का प्रतिरोध कितना? त्रिज्या 7 मीटर। त्रिज्या आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, त्रिज्या का इसमें जरूरत ही नहीं है। तो 44 है तो ऊपर 22 ओम, नीचे 22 ओम। कौन सा क्रम हुआ? समांतर क्रम। तो आरपी बराबर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे जोड़ दे दिए, मतलब कि 44, तब 22 दूना 44, 2 से ये कट के 11, तो आंसर 11 ओम। चलिए उम्मीद है कि आप लोग अब इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बना लेंगे।
हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। 10वां में मुलाकात होगा, हुआ होगा। ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम है कि अगर कोई परिपथ हो, मान के चलो, और इस परिपथ में कोई हम बल्ब जोड़ दे रहे हैं या कुछ भी, जैसे एक ये बल्ब हो गया, और इस बल्ब में कितना करंट जा रहा है उसके लिए एम्पियर मीटर जोड़ दिए श्रेणी क्रम में। ये आपका बल्ब है, और इसमें हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया समांतर क्रम में, ताकि ये वोल्टेज इसका माप सके। दूसरा चीज, इसकी में बैटरी जोड़ दिए, प्लस माइनस, ये एक बैटरी जोड़ दिए। इसमें एक स्विच जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे धारा आई प्रवाहित होगा, ठीक है, और इसके बीच विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ बल्ब जोड़ रहे हो तो बल्ब जोड़ने से प्रॉब्लम ये होगा कि ओम के नियम को ये फॉलो नहीं करेगा। प्रायः हम तो बल्ब जोड़े हैं, पर बल्ब नहीं जोड़ना चाहिए था मुझे। काहे नहीं जोड़ना चाहिए था, कारण समझ में आ जाएगा। आप एक बल्ब को जब जलाते हैं और उसको जब शुरू में टच कीजिए, पहले बल्ब जलने से पहले उसको छू लीजिए, ठंडा होगा। बल्ब जैसे ही जलेगा उस वक्त छूइए, धीरे धीरे गर्म होगा, कुछ देर के बाद बहुत गर्म हो जाएगा। तो अब बताइए कि उसका ताप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? ताप बदल रहा है, ताप बदल रहा है। ओम कहते हैं कि अगर ताप को कांस्टेंट रखो, मतलब ताप नहीं बदले, ताप नहीं बदले। एक और बात कहते हैं कि ताप तो नहीं बदले, अच्छी बात है, और ताप तभी नहीं बदलेगा जब दाब नहीं बदले। प्रेशर इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, प्रेशर जहां कम होगा वहां ताप ज्यादा हो जाएगा। जहां प्रेशर को हम लोग, माने प्रेशर में और टेम्परेचर में उल्टा संबंध होता है। दाब बढ़ाओगे ताप घट जाएगा, दाब घटाओगे ताप बढ़ जाएगा। दोनों को बैलेंस रखना है, ताप भी कांस्टेंट होना चाहिए, दाब भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो चीजें कांस्टेंट। अगर ये दोनों तुम नहीं बदलते हो तो उस कंडीशन में आई का मान और भी का मान, अब देखो, जो तुम ओम का नियम सबको ही जानता है, और मैं वो बता रहा हूं जो तुम नहीं पढ़े हो, या शायद तुमको नहीं बताया गया होगा। अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि 10 क्लास में पढ़े थे तो अधूरा पढ़े थे। इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था किरचॉफ। किरचॉफ, घरे जाके किरचॉफ किरचॉफ भूखना, पहले समझो। किरचॉफ जो थे, इनको कि कुछ लोग किरखौफ भी कह देता है। काहे कहता है, कारण समझो। जब हम किरचॉफ स्पेलिंग लिखते हैं तो इसी में प्रॉब्लम यह है कि स्पेलिंग इसका जो ऐसा करते हैं कि अभी किरचॉफ के बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अभी खाली इतना सुनो, नहीं तो इसमें टाइम लग जाएगा। किरचॉफ लॉ जब पढ़ोगे ना तो उसी वक्त बताएंगे। अभी सीधे सीधे समझो। किरचॉफ इनके विद्यार्थी थे। ये जब ओम जी अपना नियम खोज लिए तो ये जब मर गए तो इनके रिसर्च को ये आगे बढ़ाए, और इनके रिसर्च को आगे बढ़ा करके इन्होंने खुद का नियम निकाला, किरचॉफ ने, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किरचॉफ का नियम किसका विस्तृत रूप है।
तो ओम के नियम का ही, जो ओम का नियम आप पढ़िएगा उसको पूरा डिटेल में जब पढ़िएगा ना ओम के नियम को, तो वो किरचॉफ में चला जाएगा। अब देखिए क्या आपको ओम के नियम में नहीं बताया गया, सब कुछ सामने होते हुए भी शायद आपको जानकारी नहीं होगा। देखिए V बराबर हम लोग आई आर पढ़े हुए हैं, मतलब वोल्टेज और करंट इन दोनों में रिलेशन जो है समानुपाती का होता है। अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे तो धारा बढ़ जाएगा। अब इन दोनों में आपसे अगर हम ये बोलें कि V बराबर आई आर लिखा है, तो I बराबर क्या होगा, V बटा में R, ये हो जाएगा। तो आपको प्रायः इसमें याद रखना है कि I और V में हम R से भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, I प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में आपसे पूछ दिया जाए कि अगर मैं यहाँ 2 एम्पियर लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पर 4 एम्पियर बटा में हमको 2 ओम लिखना पड़ेगा, सॉरी 4 वोल्ट बटा में 2 ओम लिखना पड़ेगा, तब कट के ना 2 एम्पियर आएगा। अब मैं इसमें और इसमें कंपैरिजन करूं तो कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, हम इसमें जो गोल घेरे हैं 4 वोल्ट है, 2 एम्पियर था, 4 2 में बर कौन, 4 बर हुआ। बात समझ में आया? कहने का मतलब है कि संख्यात्मक रूप में वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होता है और करंट का वैल्यू कम होता है। आप कोई भी डिवाइस उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, 6 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट लिखा होगा, लेकिन धारा के मान 1 एम्पियर 2 एम्पियर, कहीं ऐसा मत नहीं देखिएगा कि जहां 12 वोल्ट लिखा हुआ हो और उसके बाद उसके ऊपर करंट हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? कभी भी वोल्टेज और एम्पियर मतलब कि करंट में किसका वैल्यू ज्यादा होता है, वोल्टेज का, समझ में, और करंट का वैल्यू। अब हमें कोई लिख करके ऐसे बोलता है कि एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, हमको कोई सवाल दिया, कितना अंक गणित के सवाल, अंक गणित नहीं, आप लोग आंकिक प्रश्न बनाए होंगे, हो सकता है कि सर लोग बोलचाल की भाषा में ये सवाल बोल भी देता होगा कि बनाओ एगो सवाल दे रहे हैं और कह रहा होगा कि किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और विभव है 2 वोल्ट, समझ में आया? तो प्रतिरोध ज्ञात करें। तो अब देखो वोल्टेज कम कर दिए, धारा प्रवाह कर दिए कितना का, 5 एम्पियर का। तो ओम के नियम कहता है कि ना V बराबर आई आर, समझ में आया? V बराबर आई आर का मतलब V ज्यादा रहेगा किस चीज से, I से, क्योंकि रेजिस्टेंस R से गुना होगा तभी न जाके इसके बराबर होगा। तब V बड़ा होता है किस चीज से, I से, ये याद रखना है। हाँ, आपको ये बता दे कि R का वैल्यू अगर डेसिमल में हुआ तो वो बहुत अच्छा प्रतिरोध रहेगा, मतलब कि बहुत अच्छा तार रहेगा। तो हो सकता है कि इसका वैल्यू डेसिमल में हो, तो रेयर केस में ऐसा होगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर हो गया? तो हम इस चीज जो बताएं आपको, V बड़ा होगा I से, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं आने वाले समय में। जब हम लोग केवल करंट के बारे में AC पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे, जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, वो जब पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो याद रखना इस बात को, मैं पूछूंगा कि V में और I में बड़ा कौन और क्यों बड़ा, ठीक है? तो V का वैल्यू बड़ा होता है। चलो क्लियर हो गया। ओम के नियम के अनुसार ओम का कहना क्या है, नियत ताप पर और नियत दाब पर अगर कोई चालक है तो उसमें प्रवाहित धारा और विभव ये दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। या आप सीधे बोल सकते हैं कि विभवांतर और धारा आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं, समानुपाती। भी समानुपाती I, बात बुझाया? अच्छा एक और चीज, I समानुपाती भी काहे नहीं लिखते, है ना?
V बराबर I तो लिख सकते हैं, V बराबर IR तो लिखा जाता है, लेकिन ओम ने I बराबर VR क्यों नहीं कहा? हाँ, तो ये भी बात याद रखना है, क्योंकि I जो है और V में I छोटा होता है, इसलिए हम I को इधर कर दिए। तो आपको याद रखना है V और I क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। लेकिन कब? तो वो लोग क्या यहाँ बल्ब लगाने से काम होगा? क्यों? क्योंकि ताप यहाँ पे, तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि क्या बल्ब ओम के नियम का पालन करता है? आंसर नहीं। समझ में आया? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनोमीय चालक कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछता है। तो अनोमीय चालक में आपका एक और क्या हो गया, या अनोमीय पदार्थ में क्या हो गया? बल्ब हो गया। बल्ब के अलावा भी चीजें हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती। तो सोच रहा होगा सब ऐसा कौन सा चीज है, तो उस चीज का नाम है डायोड। ठीक है, डायोड। तो डायोड आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, तो वो सब डायोड आपका काम क्या होता है डायोड में हम आपको बताएंगे कि, लेकिन डायोड आपको याद रखना है कि डायोड जो होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो चलिए ओम के नियम को लिख लिया जाए, हेडिंग डालिए। लिखिएगा, नियत ताप और दाब पर नियत ताप और दाब पर किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती है। आए रुक जा, भाई देखो, आर चालक का प्रतिरोध हो गया, तो आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो ऐसा ही मात्रक बताइए, आई वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी V बाई ए हो गया। लेकिन इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओम के नाम से। सूचित किस चीज से करते हैं? ओमेगा से। ओमे से ग्रीक भाषा में एकरा के ओमेगा कहल जाला। छोट छोट जो, ओहो, तो मेरे को गलती हो गया, इसको ना ओमेगा कहते हैं। वाह बहादुर वाह। नलायकों सुनो, अंग्रेजी में ABCD तो पढ़े होगे, ठीक है। ये वाला क्या है और ये वाला, ये भी ए है। हाँ, ये कैपिटल ए है और स्मॉल ए है। अच्छा ये बताओ बाबू, ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये भी सिग्मा है। तो जब इंग्लिश में छोट बड़ हो सकता है तो ग्रीक में छोट बड़ नहीं हो सकता है? और बार का सिग्मा है, छोट का सिग्मा है। अच्छा बताओ ये क्या है? त्रिभुज डेल्टा। और ये भी डेल्टा है, ये कैपिटल डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सिग्मा स्मॉल सिग्मा, कैपिटल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा। हाँ, तो जब नहीं पता हो तब बकना नहीं चाहिए आपको। हाँ चलो देखो, अब
तो इसका नाम ओमेगा है। ओम किसके नाम पर बोलते हैं? पूरा नाम बताओ साइंटिस्ट का। जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पर ओम बोला जाता है। अच्छा, इसका बीमीय सूत्र निकालने आ जाएगा? खुद से निकालना, ये तुम लोग का काम रहेगा। चलो फिगर बना के इसको उतार लो। इसमें सत्यापन नहीं कराएंगे, 10वां में सत्यापन पढ़ना था ओम के नियम का, सिलेबस में नहीं है, 10वें में पढ़ लेना है सत्यापन। आए क्या आजा, बल्ब तो नहीं के बना के, कोई बात नहीं, यहाँ पे खाली वो प्रतिरोध बना देना है। बल्ब न कहीं बनावे के तो काय बनेगी? बल्ब के जगह पर कुछ और बना लो, जैसे फ्रिज हो जाएगा या पंखा। बन गया। लेकिन एक और बात है, इस जगह पर कोई ऐसा बल्ब हो जो ताप बढ़े नहीं तो भी हो सकता है, लेकिन अब दिमाग में रहोगे ऐसा का तो एलईडी में होता है। एलईडी का फुल फॉर्म, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बोलो? लाइट इलेक्ट्रिक डिफरेंट, अपना से बना ले वाला से ना। कितना तेज बना सब, भले कुछ हो गलत बताई चाहे सही बताए जरूर।